नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का यह विशेष सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने सभी लर्नर्स का, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बायोलॉजी के स्पेशल सेशन डाइजेशन पर विगत 2 सेशन हमारे हो चुके हैं। आज तीसरा सेशन लेकर के हम आपके सामने। जैसा कि आपको पता है, हर सेशन में हम 5 सवाल लाते हैं और उन 5 सवालों के साथ थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हैं, यानी उन 5 सवालों के साथ कम से कम 25 सवाल तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो डाइजेशन का ये तीसरा सेशन अब आपके सामने शुरू। आप देख रहे हैं पहले ही स्क्रीन पर हमने एलिमेंट्री कैनाल लगाई है। एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रमुख भाग हैं वो दिख रहे हैं आपको। इन्हीं भागों से जुड़ा हुआ सवाल आज हम पूछेंगे आपसे। 5 सवाल होंगे कुल। आप देख रहे हैं इसमें लीवर दिख रहा है, इसमें स्टमक दिख रहा है, इसमें पैनक्रियाज दिख रहा है, इसमें छोटी आंत दिख रही है, इसमें बड़ी आंत दिख रही है और एनस दिख रहा है। इसके ऊपर ये वाला हिस्सा जो है, जो बिल्कुल ऊपर है, ये ईसोफेगस का है। याद रखिएगा, ईसोफेगस का है। तो ये सारी संरचनाओं का डिस्कशन इसके पहले वाले वीडियो पर या अनअकैडमी के सेशन पर हम कई बार कर चुके हैं। आज बारी है सवाल पूछने की और आपकी तैयारी हम मान करके चल रहे हैं कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतरीन ढंग से आप पढ़ लिया होगा। हम प्रत्येक सवाल पहले आपसे पूछ लेंगे और जब वापसी करेंगे 5 सवाल के बाद तो एक एक सवाल का थ्योरेटिकल डिस्कशन लिखेंगे ताकि आपका नोट्स भी बनता चले। हमारी जो परंपरागत परीक्षा है, चाहे नीट की हो, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, पीएनएसटी, उसके लिए तो जरूरी ही है सेशन। इसके अलावा जो 11th और 12th के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक है। साथ में आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे पटवारी की हो, चाहे जेल प्रहरी की हो, चाहे वन रक्षक की हो, सब के लिए यह सेशन जरूरी होगा। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अब साइंस और टेक्नोलॉजी को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जोड़ दिया है। इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी का यह सेशन आज का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले हमारे करीब 150 वीडियोज साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे डले हुए हैं। उन सभी की आप प्लेलिस्ट बना लीजिए, एक एक करके पढ़ते चलिए। आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी मजबूत होती जाएगी। एक जरूरी जानकारी और दे दें कि इसमें जो नंबर मिलते हैं आपको बिल्कुल सॉलिड मिलते हैं। इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं होता। इसलिए जो नंबर कम सब्जेक्ट में आप पाने की संभावना रखते हैं उसको इसमें कवर करने की कोशिश कीजिए। तो आइए सीधे सवाल पर आपको लिए चलते हैं। पहले थोड़ी सी जानकारी जरूर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको दे दें। हम जानते हैं कि पाचन तंत्र का मुख्य भाग माउथ है, जीभ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। इनके सबके काम क्या हैं आज क्रम से हमने लिख दिया है। काम आपको याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल पूछता है, जैसे माउथ वाले हिस्से में जैसे ही खाना पहुंचता है, यहां पर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, यानी चबाया जाता है। टंग क्या करता है? रोल द फूड इनटू बॉयल। कल एक सवाल हमने पूछा था कि जीभ का काम क्या होता है। कई बच्चे इसका जवाब नहीं कर पाए थे। आज हमने उसका काम लिख दिया है कि जीभ जो है खाने को लार के साथ मिलाकर के कौर का निर्माण करती है, रोल बना देती है ताकि ईसोफेगस वाले हिस्से से वो आसानी से जा सके। फिर ईसोफेगस वाले हिस्से में आए। ईसोफेगस वाला हिस्सा जो है फूड को या भोज्य पदार्थ को बिना किसी डाइजेशन के, बिना किसी पाचन के, ये ट्यूब के द्वारा स्टमक में धकेल देता है। लिखा है हमने। अंग्रेजी वाले बच्चे चूंकि कई बार कंप्लेन करते हैं कि सर अंग्रेजी नहीं लिखी हुई है, इसलिए अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए विशेष सेशन हमने ये पन्ना लगा दिया है कि अंग्रेजी वाले अपनी बात को यहां पूरी कर लें। पहुंचते हैं स्टमक पर। यहां पर
फूड का डाइजेशन होता है। और फिर लिखा हमने ब्रैकेट में, डाइजेशन का मतलब ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन का मतलब मान लीजिए कोई एक बड़ा पत्थर है, उस पर हम चोट पहुंचा दें और छोटे छोटे वो टुकड़ों में टूट जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रोकन डाउन। ये टूटना, किसी बड़े भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, ये प्रक्रिया डाइजेशन की है। यहीं पर बच्चों आपको याद होगा कल हमने बताया है HCl भी है। मान लीजिए आपने ऐसा खाना खाया जिसमें वायरस और बैक्टीरिया थे, यही HCl यहां पहुंच करके इस वायरस और बैक्टीरिया को समाप्त कर देगा। फिर पहुंचते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है छोटी आंत का, सबसे बड़ा एरिया है। ये देखिए, ये जितनी एरिया गुचुड़ पुचुड़ में दिख रही है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत में ही पाचन का मुख्य भाग होता है। हमने कंटिन्यू डाइजेस्टेड हियर आल्सो एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वहां पर तो टुकड़े टूटे, ब्रोकन डाउन हुआ, लेकिन यहां पर मुख्य प्रक्रिया होती है जिसको अवशोषण कहते हैं। याद रखिएगा, इस पर सवाल हम पूछेंगे आपसे। एब्जॉर्प्शन कहां होता है? उत्तर आपका स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। यदि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन में है तो आप लिखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। सीधे ब्लड स्ट्रीम में जो कुछ आपने खाया उसका ताकतवर हिस्सा ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। फिर इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत में सिर्फ हमने लिखा है व्हेयर वाटर मूव्स बैक इनटू द ब्लड एंड फेसेस फॉर्म। जो भी हमने खाना खाया वो खाना पाचन के बाद, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद तरल लिक्विड होता है, बिल्कुल तरल होता है। और उस तरल से पानी को निकाल लेना, पानी को हटा लेना, या बड़ी आंत में सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और वो पानी ब्लड की स्ट्रीम में भेज दिया जाता है। एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि साहब ये पानी का एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये पानी जाता कहां है? ये बॉडी के पार्ट में नहीं जाता बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये ब्लड की स्ट्रीम में जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। बार बार बता रहे हैं, ब्लड के सर्कुलेशन में, यानी ब्लड में चला जाता है ये पानी। और शेष बचा हुआ भाग फेसेस के रूप में शरीर से बाहर चला जाता है। तो आज जो सवाल पूछेंगे वो इन्हीं सवालों से जुड़े होंगे। आप काम याद रखिएगा, माउथ में, टंग में, इसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में अलग अलग पार्ट में क्या काम होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। यदि आपसे कोई पूछे, कहे कि एक एलिमेंट्री कैनाल का चित्र बनाइए, बिना विलंब किए हुए आप माउथ से शुरू कीजिएगा, ये हाथ से बनाया हुआ चित्र माउथ से शुरू कीजिएगा और एनस तक पहुंचा दीजिएगा। है ना सरल? आज हम कुछ सवाल आपसे दांतों से भी जुड़ा हुआ पूछने वाले हैं। दांत सबके होंगे, हो सकता है कुछ बच्चों के दांत ना हो, बड़े हो गए हों, सयाने हो गए हों। मान लीजिए जिनके पास दांत हैं या दांत जिनके नहीं हैं, वो भी इसको पढ़े कि हमारा दांत कितनी गहराई में घुसा होता है। सिर्फ इतना दिखता है बच्चों, जितने को हमने ग्रीन कर दिया, इतना दिखता है। जितना दिखता है उससे 2 गुना से 3 गुना अंदर धसा होता है, इतनी ताकतवर होता है। जो दिखता है, जो सफेद भाग ऊपर की ओर दिखता है, दैट इज कॉल्ड इनेमल। और कल सवाल हमने पूछा था कि सबसे कठोरतम पार्ट, एक बच्चे ने चलती हुई क्लास में पूछा था, ये इनेमल होता कहां है? ये दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, सफेद वाला हिस्सा होता है, क्राउन कहलाता है, इसी को इनेमल कहते हैं। और बॉडी का सबसे कठोरतम पार्ट होता है। फिर इसके बाद दूसरा भाग, इसका जो पीला वाला हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये डेंटाइन कहलाता है, या डेंटिन कहते हैं। डेंटिन के अंदर ये नस होती है, देख रहे हैं, ये जिसमें पल्प भरा होता है, ये मसूड़ा होता है। आप अपना दांत देखिए, मसूड़े के बाद ये वाला हिस्सा निकला हुआ होता है। कुछ लोग ब्रश को इतना तेज रगड़ते हैं, रगड़ के, कि वो मसूड़े में लीक कर जाता है, मसूड़े में छेद हो जाता है। और जब कोई मीठी चीज या ठंडी चीज खाते हैं तो वो ऐसा उनको महसूस होता है कि वो गल रहा है। पता है, वो गलने की प्रक्रिया डेंटाइन की दीवार को बेचती हुई पल्प तक आ चुकी है। ये सूचना इसके रूट को चली जाती है।
नीचे वाला हिस्सा जो है जड़ कहलाता है। ये देखिए लिगामेंट से जुड़ा हुआ ये जड़ कितनी मजबूत है दांत की, और यहीं पर ये हड्डियां लगी हुई हैं। ये हड्डियां इसको ताकत देती हैं। यहीं पर पतली पतली ये नालियां देखिए, ये ब्लड वेसल है। कभी कभी आप ब्रश करते करते आप देखते हैं कि मसूड़े को हम रगड़ते हैं, खून निकलता है। खून की सप्लाई देखिए बिल्कुल मसूड़े के बगल में। तो दांत की संरचना पर भी सवाल पढ़ लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से भी सवाल पूछता है, इसलिए दांत को भी पढ़ के रखिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, हम इसका अलग से वीडियो बना करके आपको बताएंगे। तो आज के सेशन की करते हैं शुरुआत, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान, भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान, मतलब जब माउथ में हम भोजन लिए हुए हैं और उसको चबा रहे हैं, तो भोजन चबाने की प्रक्रिया, पचाने नहीं कर रहे, चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन सलाइवा के साथ यानी लार के साथ अच्छे से मिश्रित हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जेल प्रहरी की परीक्षा में एएनएम के टेस्ट में 2016 में यह सवाल पूछा गया कि भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन जब लार के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या आप जानते हो? पहला ऑप्शन दे रहे हैं। क्या यह प्रक्रिया न्यूट्रिशन है? हिंदी में बच्चे इसको पोषण पढ़िएगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह प्रक्रिया चिविंग है, यानी चबर्ण है, चबाना है? सी ऑप्शन दे रहे हैं। जरा गहराई से इस सवाल को करने की कोशिश करिएगा, यदि सही पकड़ पाए तो सही जवाब होगा आपका। क्या यह प्रक्रिया पाचन की है? क्या यही प्रक्रिया पाचन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह अवशोषण है? या एब्जॉर्प्शन है? चार ऑप्शन दिया। भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान जब सलाइवा भोजन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो यह प्रक्रिया क्या न्यूट्रिशन है, क्या चिविंग है, क्या डाइजेशन है, क्या एब्जॉर्प्शन है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, और इस प्रक्रिया को विस्तार से डिस्कशन में आज हम लिखेंगे, आपको समझाएंगे क्या होती है यह प्रक्रिया। बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। अंतर्ग्रहित खाना, अंतर्ग्रहित खाना या भोजन को अंदर लेना, इंजेक्ट करना कहलाता है। यह भी थ्योरेटिकल सवाल है। ए ऑप्शन देखिएगा, अंतर्ग्रहण है, ये अंतर्ग्रहण है। इस प्रक्रिया को इंगेशन कहते हैं। क्या यह प्रक्रिया अंतर्ग्रहण है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह प्रक्रिया पाचन है, यानी डाइजेशन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह ईगेशन है, या इसी को निक्षेपण भी कहते हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं,
क्या यह एसिमिलेशन है? एसिमिलेशन है या स्वांगीकरण है? अंतर्गृहित खाना क्या कहलाता है? क्या इंगेशन है, क्या डाइजेशन है, क्या इगेशन है, क्या एसिमिलेशन है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। नहीं बनेगा तो चारों प्रक्रियाओं को आज लिख करके हम आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन में बताएंगे। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। दांत से जुड़ा हुआ सवाल है। जिन्होंने दांतों को पढ़ा होगा अथवा दांतों के प्रकार को पढ़ा होगा उनसे जवाब बनेगा जो दांत जो टीथ नुकीले होते हैं उनका प्रयोग भोजन को तोड़ने में किया जाता है। तोड़ने में या भेदने में, छेद करने में, भेदने में किया जाता है। वह कहलाते हैं उस दांत का नाम आपको बताना है। क्या वो दांत कृंतक हैं? बी ऑप्शन, क्या वो दांत रदनक हैं? क्या वो दांत अग्र चवर्णक हैं? अंग्रेजी वाले बच्चे रुकिएगा, इसकी अंग्रेजी हम आपको बताएंगे। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो चवर्णक है? क्या वो मोलर हैं? क्या वो प्री मोलर हैं? क्या वो कैनाइन हैं? और क्या वो इंसाइजर हैं? जो टीथ नुकीले हों उनका प्रयोग भोजन को तोड़ने या भेदने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं? यदि आप मुर्गा खाते होंगे, यदि आप गन्ना चूसते होंगे तो आपके पास जवाब होगा। नहीं, टेस्ट कर लीजिए, उबालिए मुर्गा, बनाइए, जल्दी खाइए और बताइए कि वो दांत कौन सा है जिसका उपयोग भोजन को तोड़ने भेदने में किया जाता है। इसकी विस्तार से जानकारी बच्चों आज के सेशन में हम थ्योरेटिकल डिस्कशन नंबर 3 में आपको देंगे। बच्चों, चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, दांत का सबसे मजबूत भाग। दांत का कई परीक्षाओं में पूछा गया है, सबसे मजबूत भाग कौन सा है? आज इसकी अंग्रेजी आपको नहीं बताने वाले, आज हिंदी में आप जवाब दीजिए। दंत धातु इसको कहेंगे, क्योंकि कल इसका उत्तर बताए हैं। क्या वो मसूड़ा है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो दंत बल्क है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो मज्जा गुहिका है? इसका बता देते हैं, ये पल्प कैविटी है। दंत बल्क का मतलब वो डेंटाइन है। मसूड़ा तो आप जानते हो, इसको इनेमल कहते हैं। सही जवाब आप बताइए। इसका विस्तार से पूरी संरचना
दांत की क्या होती है, इसको हम डिस्कशन के पेज में आज शामिल करेंगे। यानी दांत आपको कुल मिलाकर के पढ़ा देंगे ताकि दांत से जुड़े हुए बाकी जो सवाल पूछे गए, जेल प्रहरी, पीएनएसटी, नीट, सारे के सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। और 5वां अंतिम सवाल आज के सेशन का आपके लिए पाचन पथ में या डाइजेस्टिव पाथ में, पाचन पथ, अंग्रेजी में इसको डाइजेस्टिव पाथ कहते हैं। सामान्य रूप से पाए जाने वाले रोग या विकार, डिजीज, विकार को चुनिए। आज के सारे सवाल प्रैक्टिकल सवाल है। आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है, आपके पास आहार नली है, आप खाना खाते हो, आपके डाइजेशन से जुड़े हुए जो प्रैक्टिकल सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे के सारे मैक्सिमम सवाल अप्लाइड सवाल होते हैं। आपके कोर्स में भी लिखा रहता है कि साइंस आपसे अप्लाइड ही पूछी जाएगी, इसलिए प्रैक्टिकल सवालों को करने की कोशिश कीजिएगा। पाचन पथ में सामान्य रूप से पाया जाने वाला विकार कौन सा है, ए ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वो कंटिन्यूअस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, सतत पेशी संकुचन है, बी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह दमा है, क्या वो जॉइंडिस है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह पेचिस है। सही जवाब आपको पता होगा, आप उत्तर लिखोगे, लेकिन यह भी बताना कि सतत पेशी संकुचन कहां का रोग है, दमा कहां का है, पीलिया कहां का है, पेचिस कहां है। आज के डिस्कशन के पेज में, थ्योरेटिकल डिस्कशन में इन सारे रोगों का डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों अब चलते हैं, आप ये हिसाब लगा लीजिए कि 5 सवालों से कितने सवालों को आपने सही किया, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हम चलते हैं थ्योरेटिकल डिस्कशन की ओर, और पहला सवाल आपसे फिर आपको दिखाते हैं और आपने क्या उत्तर किया है इस पर बात करते हैं। पहले सवाल पर आपने निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को लिखा होगा कि यह चबाने की प्रक्रिया है। चलिए इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन लिख करके आपको बताते हैं कि चवर्ण की प्रक्रिया में, एक बार पीएससी में यह लिखने के लिए आया था, च्यूइंग, चवर्ण की प्रक्रिया में हम भोजन को दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं तथा यह भोजन सलाइवा यानी लार के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है और जब ये बन जाता है और मनुष्य को निगलने में सहायता मिलती। एक बार पीएससी में च्यूइंग के बारे में
एक वाक्य में सवाल पूछा था, हमने उसी का उदाहरण ये लिखा है। जो पीएससी वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, यदि मान लो लिखने के लिए आ जाए तो आप भी लिखिएगा, चवण की प्रक्रिया में हम भोजन को दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं तथा यह भोजन सिलाइवा के साथ अच्छी रूप से मिक्स हो जाता है और इसको हमको स्वेड करने में निगलने में सहायता मिलती है। इसलिए पहले सवाल का सही जवाब होगा बी। बच्चों, दूसरा सवाल अंतर्ग्रहित खाना कहलाता है। भोजन को अंदर ले जाना, यह पूरी प्रक्रिया पक्का है इनगेशन की कहलाएगी। इनगेशन पूरी प्रक्रिया, यह भी लिखने के लिए इनगेशन की मान लो आपसे परिभाषा पूछ दी जाए तो कैसे आप लिखोगे? भोजन को शरीर के अंदर, भोजन को शरीर के अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरी बात, यह डाइजेशन यानी पाचन की प्रथम गति है। यूपीएससी में सवाल पूछा था, प्रथम गति है, फर्स्ट मूवमेंट है इनगेशन। आप डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया पढ़ोगे तो इनगेशन पहले आएगा, तो डाइजेशन की प्रथम गति कौन है? इनगेशन है। दूसरा ये सवाल, इनगेशन की प्रक्रिया में काम कौन सा होता है, जरा ये नोट कर लेना। ये भी सवाल एमपीएसआई ने पूछा था। इसमें भोजन, इस प्रक्रिया में भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर फिर लार मिलाकर लसलसा बनाया जाता है। लसलसा बनाया जाता है। इनगेशन की प्रक्रिया को सामान्य रूप से निगलना भी कहते हैं। निगलना, अंडरलाइन रखना। इनगेशन की प्रक्रिया को सामान्य रूप से निगलना भी कहते हैं। ये चारों पॉइंट 1, 2, 3, 4, ये चारों पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछे गए तो एक प्रश्न के साथ 4 प्रश्न और आपके तैयार होंगे। इसी तरह से इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन लिखिए, नोट्स बनाइए और ऐसा नोट्स बनाइए। हमने सवालों की संख्या इसलिए घटा दी है ताकि आपको सवाल याद होते चले। बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर जो हमने पूछा, टूथ नुकीले होते हैं, उनका प्रयोग भोजन को तोड़ने या भेदने में किया जाता है। वह क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर तो आपने दे दिया, कई बच्चों ने दिया है। उसको हम इंसाइजर कहेंगे। इंसाइजर जो सामने के होते हैं, कैनाइन जो बगल में होते हैं। जब आप गन्ना चूसते हो तो ऐसा सीधे नहीं चूसते, ऐसे हमारी तरफ देखो, आप ऐसे गन्ना लगाते, यानी ये बगल वाला जो दांत होता है वो नुकीला होता है। आप मुर्गा खाते हो, मुर्गे को किधर से चीरते फाड़ते हो? इधर बगल से। जितने बच्चे मुर्गे खाते हैं उनसे पूछिएगा वो दांत क्या कहलाएगा? इसका सही जवाब होगा तीसरे का रत्नक। कहना है इसका एक फार्मूला भी है। हम एक सामान्य जानकारी आपको लिख करके बता देते हैं कि जंतुओं में, एनिमल्स में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं।
जिन्हें क्रमशः इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर तथा मोलर कहते हैं। 4 नाम याद रखिएगा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा, कैनाइन, अपना दांत देखिए, कैनाइन नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं। इनका काम भेदना यानी गड्ढा करना, भेदना। इनका काम चीरना होता। जबकि इंसाइजर का भी लिख दे, इंसाइजर्स, इनका काम होता है कुतरना। यह भी सवाल पूछा गया। इंसाइजर जो सामने, आप रोटी खाते हो तो रोटी को कहां से कुतरते हो? बगल में थोड़ी ले जाते हो, सामने से कुतरते हो। बकरी को कभी आप पत्ती कुतरते हुए देखा? सामने से कुतरती है। तो इंसाइजर कुतरने का काम करता है। कैनाइन का आपने लिख ही लिया, भेदने का काम करते हैं, भेदने का यानी होल करने का, चीथने का। अब साहब नंबर आता है प्रीमोलर का। अग्र चवर्णक इसकी हिंदी होती है। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, चबाने का काम। और मोलर जो होता है, आप अपना दांत देखिए सबसे पीछे की तरफ, मोलर जो होता है भोजन को पीसने का काम करता है। समझ गए? चबाना अलग है, पीसना अलग है। चबाने में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और जब पीस दिया जाता है तो फिर पीसी जाता है। तो ये चारों दांतों के काम पर सवाल पूछा गया था। किसी परीक्षा में एएनएम में भी आया था, जेल प्रहरी में भी आया था, कौन से दांत क्या काम करते हैं, इसलिए इस सवाल को हमने जोड़ दिया है। तो इसका डिस्कशन का थ्योरेटिकल डिस्कशन नंबर 3 को भी बढ़िया नोट्स बना करके तैयार कर लीजिएगा। दांत की संरचना पढ़िएगा। आइए चौथे सवाल पर। दांत का सबसे मजबूत भाग, कल भी डिस्कस किया। यह तो पक्का है कि इसका उत्तर ए सही होगा, क्योंकि कल से आपने पढ़ा है, इनेमल सही उत्तर दिया होगा। जो हम आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन में बताना चाहते हैं, जरा उसको लिख लीजिए। मनुष्य में बकल कैविटी यानी इसी को मुख गुहा भी बोलते हैं। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ों माने जाज, जबड़ों पर दांत यानी टीथ पाए जाते। एक सवाल पूछा नीट ने कि इन दांतों की उत्पत्ति कैसी होती है, which type of origin they are found। तो आपको बताना है कि सभी दांत या टीथ चर्मीय उत्पत्ति के होते हैं। चर्मीय यानी डर्मल ओरिजिन के होते हैं। डर्मल ओरिजिन का मतलब हमारे शरीर की सतह जो होती है एपिडर्मिस, डर्मिस और बीच की एक डर्मिस। तो जो अंदर वाली डर्मिस होती है उससे निकलते हैं दांत। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही दांत
ऊपर से ही आ गए। तो हमारा बाल, हमारा दांत, ये सब के सब डर्मल ओरिजिन है। इस पर भी विस्तार से किसी दिन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सभी दांत जो होते हैं डर्मल ओरिजिन के होते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया, उस पर उसका उत्तर हम देते हैं कि हमारे दांतों का आकार, हमारे दांतों का आकार यानी से माप तथा प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। सबके दांत एक जैसे नहीं होते कि बिल्कुल एक जैसी बत्ती सी लगी हो, ऐसा नहीं होता। आकार, माप, प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। तो एक पॉइंट तो यहां यह तय हो गया कि आखिर इनमें आकार, माप, प्रकार में सब में भिन्नता है, तो किसी एक चीज में समानता है। यूपीएससी ने सवाल पूछा कि दांतों में एक बिंदु पर तो समानता है, कौन से बिंदु पर समानता है? उस बात को हम अगले पॉइंट में लिख रहे हैं। दांत यानी टीथ स्ट्रक्चरल रूप से सभी दांत, संरचनात्मक रूप से दांत संरचनात्मक रूप से स्ट्रक्चरल फॉर्म में समान होते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्म माने यदि उसकी संरचना देखी जाए तो बाहर इनेमल होगा, मसूड़ा होगा, रूट होगा, पल्प कैविटी हो, सब संरचनात्मक रूप से समान। तो जरा इस बात को गंभीरता से पढ़े रहिएगा। संरचनात्मक रूप से समानों पे, लेकिन यदि उसका आकार देखा जाए, माप देखा जाए, प्रकार देखा जाए तो इसमें भिन्नता होगी। थोड़ा गहराई से ये सवाल। और अंतिम लिख लीजिएगा, दांत का मजबूत भाग इनेमल होता है। तो चलिए, चौथा सवाल पूरा होता है। आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने, पाचन पथ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले विकार को, इसमें इसका पाचन से कोई संबंध नहीं, इसका पाचन से कोई संबंध नहीं, इसका क्या पीलिया का संबंध है पाचन से? सोचिए। ऐसा नहीं है कि यह सवाल सामान्य रूप से पूछा गया है, यूपीएससी में सवाल पूछा गया है। तो पीलिया को लिखेंगे कि पेचिस को लिखेंगे? दोनों के उत्तर काफी नजदीक है और ज्यादातर इसका संभावना जो उत्तर की बनती है वो बनती है पेचिस की। ऐसे भी सवाल, तथ्यात्मक सवालों को करने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही जवाब होगा पेचिस। और पाचन, हम इसका उत्तर लिखे देते हैं, पाचन पथ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले विकार पेचिस है। एक बार दमा, पीलिया और सतत पेशीय संकुचन। सतत पेशीय संकुचन का मतलब है लगातार पेट में दर्द हो, पेट दर्द, सतत पेशी संकुचन। पाचन से संबंधित बीमारियां नहीं। तो ये था हमारे 5वें सवाल का डिस्कशन। कैसे लगे सवाल, कैसा रहा डिस्कशन, ये जरूर आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आपका
कोई भी सवाल छूट रहा है तो आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर कीजिए, टेलीग्राम पर कीजिए, कहीं भी कीजिए, हमारे पास तक प्रश्न भेजिए, हम उसका जवाब डिस्कशन के साथ देते रहें। लेकिन पढ़ने का तरीका ऐसे ही बनाइए, प्रश्न करिए, उससे जुड़े हुए जितने भी थ्योरेटिकल डिस्कशन है सब करिए, तो आपका एमसीक्यू भी तैयार होगा, थ्योरी भी तैयार होगी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लर्नर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।